नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे आप सभी का मैथ्स एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ी हुई है प्यारी सी महर एंड स्मार्टी से आदित्य, और साथ में मेरा छोटा बेटा कियान भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जबरदस्ती बेचारा पढ़ने आ जाता है, टॉर्चर हो जाता है उसके साथ। और आज की क्लास में मैं ग्रेड 9 का ग्रेविटेशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को ग्रेविटेशन का एक बेसिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था, जिसमें मैंने बताया था न्यूटन अंकल जी ने ग्रेविटेशन की खोज करी, उन्होंने डिस्कवर किया ग्रेविटेशन। उन्होंने देखा, जब उन पे एप्पल गिरा तो उन्होंने देखा कि इस दुनिया में हर इंसान, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करती है, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसका फॉर्मूला उन्होंने दिया m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकल के आया g। उन्होंने बोला कि किसी भी दो बॉडी के बीच का जो मास होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया उन्होंने कहा कि उनके बीच की जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के हिसाब से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वहां से फिर एक नया फॉर्मूला आया, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू भी दी हुई थी 6.67 इंटू 10⁻11, और न्यूटन पर, मतलब फिर उस हिसाब से उसकी यूनिट आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। क्वेश्चन ये रहा बच्चों, क्वेश्चन है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg। If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10⁵ kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon। ठीक है, अर्थ मून पे किस हिसाब का फोर्स लगाती है। तो दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही है। आर की जगह डी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, कितनी है? 6.7 इंटू 10⁻11, ठीक है, इनटू कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है। मैं चाहता हूं कि कैलकुलेटर की मदद से भी क्या तुम लोग सही आंसर निकाल पाते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर की मदद से निकाल पाओगे तो बिना कैलकुलेटर के भी निकाल पाओगे, लेकिन कैलकुलेटर से भी नहीं निकाल पाओगे तो बिना कैलकुलेटर के तो निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर अलाउड कर दिया है मैंने, तो ये मैंने जी लिख दिया है, फिर एम लिख दिया है, फिर m2 भी लिख दिया है मैंने, डिवाइडेड बाई आर। आर कितना दिया हुआ है इन्होंने? 3.84 इंटू 10⁵ का स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि आप दोनों बच्चे लोग इसको सॉल्व करो। पहले इसमें खेल क्या है? डेसिमल का खेल है। ठीक है, फिर 10⁻, लॉ ऑफ क्या है, कौन सा लॉ है वो, कौन सा लॉ होता है? 7 लॉ जो होते हैं, यूनिवर्सल लॉ। नहीं, एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा इसमें। इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व करना है सर आपको। वो मैं, माइनस हो जाता है ना, हाँ जो हाँ, डिविजिबल में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से इसको सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैलकुलेटर अलाउड है, इसको करके मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओ, अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा। चलो शाबाश, समय मिलेगा इसके लिए बेटा 2 मिनट। छोटी सी कैलकुलेशन ही है, बस आपको दिमाग लगाना है कि कैलकुलेटर में उसको कैसे यूज करना है। कैलकुलेटर में छोटी छोटी वैल्यूज लिखते जाओ, करते जाओ और एग्जैक्ट आंसर बताओ। कितना डन। कितना आया बेटा? सर 2. कितना 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 कितना? सर 2.02 into 10⁻20। 20, अच्छा ठीक है, तुम बताओ आदित्य, आप बताओ।
सर मेरा तो 2.01 रेज टू द पावर 10 20 तक आया। इंटू 10 तो रेज टू round द off सेम है। नहीं सर 2.1 2.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 20 सर 01 01 10 रेज टू द पावर 20। अच्छा सर 1 तो मेरा भी आया था लेकिन मैंने राउंड ऑफ करके 2 लगा दिया। ये है आंसर। एग्जैक्ट आया तुम्हारा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब तुम लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आ गया तुम लोगों के सामने। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, पता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैज a force of attraction between them which is given by F is equal to g m1 m2 upon d square, where m and m2 is the mass of the object and d is the distance between them and g is the universal gravitation constant। इतना लिखना है। एक नंबर का सवाल है तो बस एक ही लाइन लिख देना, ठीक है? मेहर समझ में आया? Yes sir। Question number 2, write the formula to find the magnitude of the gravitational force between the earth and an object on the surface of the earth। क्या फॉर्मूला है? ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है किसके बीच में? अर्थ और ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या हो जाएगा? g मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू me अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आता है? m इंटू जी आता है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ध्यान से देखना बच्चों, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड several phenomena which were believed to be unconnected। ऐसे फिनोमिना जो कनेक्टेड नहीं थे। कौन सा फिनोमिना था? पहला था द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। पहला फिनोमिना क्या था? कि वो फोर्स जो हमें धरती माँ के साथ जोड़े रखता है। कौन सा फोर्स है? तो उसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने इस बात को समझा दिया। फिर क्या समझाया? द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। किसी ने पूछा कि भैया मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर क्यों काटता है, तो उसको भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने समझा दिया। अर्थ का हमें भी अर्थ के साथ क्यों चिपका के रखा, अर्थ को मून को अर्थ के साथ क्यों चिपका के रखा, और बाकी सभी प्लैनेट्स को सन के चारों तरफ क्यों चिपका के रखा, ये भी समझा दिया। तो और बता दिया टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। ठीक है, मून और सन की वजह से क्या उठती हैं समुद्र में? क्या उठती हैं? लहरें। लहरें उठती हैं। क्यों? समुद्र का पानी देखो कितना बड़ा मास होता है वो। ठीक है, मून का भी मास होता है, तो मून उस पानी को अपने पे खींच लेता है। क्या करता है? खींचता है। वो पानी ऐसे ऊपर जाता है, फिर ग्रेविटेशन अंकल नीचे आ जाते हैं, फिर वो नीचे खींच लेता है, फिर वो ऊपर जाते हैं, फिर धरती माँ खींच लेती है, फिर सूरज और चंद्रमा खींचते हैं। तो इस वजह से समुद्र में क्या आती हैं? लहरें आती हैं। नहीं तो लहरें भी लोगों को नहीं समझ में आ रही थी क्यों आ रही हैं। सुनामी की बात नहीं कर रहा हूँ, लहर की बात कर रहा हूँ। और तुम सोचो कि पूरे महीने में, आज तो करवा चौथ का दिन है, चंद्रमा फुल उफान पे है। तो जिस दिन चंद्रमा फुल उफान में होता है, आमतौर पे कई बार अगर बॉडी ट्यून्ड नहीं होती चंद्रमा के साथ, तो हम लोग बीमार भी रहते हैं। अगर हमारी बॉडी चंद्रमा के 29th साइकिल के साथ, 29 डेज की साइकिल के साथ अगर ट्यून्ड नहीं है हमारी बॉडी, तो हम लोग भी बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में भी तो 70% पानी है, जो उस लहर उसके अंदर डाल देता है, वो लहर हमारे अंदर भी डाल देता है। कभी महीने में कोई दिन ऐसा होता है, कभी कभी हमें लगता है कि यार आज तो मूड ऑफ है, यार कुछ नहीं करना है, सो जाना है, आज कोई काम नहीं करना। वो मुझे भी होता है। पूरे महीने में 3-4 दिन ऐसा फेज आता है जब लगता है यार ये अब कुछ नहीं करना, बहुत मूड खराब हो रखा है, रेस्ट करते हैं, चलो ठीक है। तो उस दिन मूवी देख लेते हैं, टाइम पास हो जाता है, कोई वेब सीरीज देख लेते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो मून के साथ हमें फिट रहना है। एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ये कहाँ से आ गया? कोई पेज मिस हो गया लगता है।
इसके बाद आते हैं हम लोग बच्चों फ्री फॉल पे। किस पे आते हैं? फ्री फॉल पे। फ्री फॉल क्या है? बोला सर किसी को फ्री में धक्का दे दिया, ऊपर से गिरा दिया नीचे, ऐसे जगह फ्री में धक्का मार दिया, ऐसा नहीं है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है कि वो बॉडी किसी और फोर्स के तहत नहीं आ रही, धरती पे सीधे सीधे नीचे आ रही है, ठीक है। पैराशूट से जब आदमी कूदता है तो कुछ सेकंड्स के लिए वो फ्री फॉल की स्टेज में होता है, ठीक है, फ्री फॉल की स्टेज में होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। टेक ए स्टोन, throw it upwards, it reaches at a certain height and then it starts falling down. We have learned that the earth attracts objects towards it. This is due to the gravitational force. Whenever objects falls towards the earth under this force alone, we say that the objects are in free fall. Object किस में है? Free fall में है। Is there any change in the velocity of the falling objects? जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, मेहर बेटा बताओ, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होती है? मान लो ऊपर से आदमी नीचे गिर रहा है ऑब्जेक्ट, तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि कांस्टेंट Yes. वेलोसिटी से गिरता है? सर चेंज। चेंज मतलब किसने बताया? कोई कान में फूक के गया या तुक्का मारा या पता था? पता था। कैसे कैसे होता है बताओ, क्यों उसकी वेलोसिटी चेंज होती है? सर वो जीरो वेलोसिटी भी पे भी तो आएगा, लाइक अगर ऊपर फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, फिर जीरो पे आएगी, फिर जीरो पे आके नीचे तो मेरा गिरेगी। सवाल, मैंने आपकी बात मान ली कि आपने बोला वेलोसिटी चेंज होगी, मैंने बोल दिया हाँ होगी, आपकी बात मैं एग्री करता हूँ, इस पे तो बहस है ही नहीं। अब मेरा सवाल दूसरा ये है आपसे कि वेलोसिटी चेंज हुई तो क्यों हुई, वो कौन सा कारण है जो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है हर सेकंड में? सर ग्रेविटेशन। बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन क्यों आता है? एक्सेलरेशन कहाँ आता है? पहले लॉ ऑफ मोशन क्या बताया था? जहां भी फोर्स लगेगा बॉडी में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स कहाँ लगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन फोर्स ही तो है। उस फोर्स की वजह से हम पे क्या लगता है? एक्सेलरेशन लगता है। क्या है उस एक्सेलरेशन की वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकंड में हमारी स्पीड 9.8 मीटर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे बोला इसने, while falling there is no change in the direction of motion. डायरेक्शन ऑफ मोशन में तो कोई चेंज है ही नहीं, but due to the earth attraction there will be change in the magnitude of the velocity. Any change in the velocity involves acceleration. Whenever an object falls towards the earth, जब भी वो अर्थ की तरफ कूदता है तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। This acceleration is due to the earth gravitational force. किसकी वजह से है एक्सेलरेशन? Earth gravitational force. Therefore, this acceleration is called the acceleration due to gravity. क्या बोलते हैं? Acceleration due to gravity. ठीक है? It is denoted by small g. किससे डिनोट करते हैं? Small g से। The unit of g is the same as that of acceleration. और क्या है यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुम लोगों से एग्जाम में एक नंबर में पूछ सकता है कि यूनिट ऑफ SI, यूनिट ऑफ कैपिटल जी और स्मॉल जी। तो इसकी क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी क्या है? न्यूटन, फिर केजी स्क्वायर पर, नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पता है कि नहीं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट नहीं निकालनी आती तो फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो। उस दिन भी अगर तुम लोग भूल गए तो बहुत आराम से निकाल सकते हो। फोर्स क्या होता है? Gm1m2/r²। हमें इसकी यूनिट निकालनी है तो बाकी सब उधर ले जाओ। तो फोर्स इंटू r² डिवाइडेड बाई m1m2। अब सबकी यूनिट डाल दो। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। रेडियस की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। नीचे केजी स्क्वायर। कुछ लोग इसको स्टाइल में लिखते हैं, बोलते हैं हम तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, तो वो लोग पावर में -2 कर देते हैं स्टाइल मारने के लिए। ठीक है, पर आपको समझ में आना चाहिए उसका मतलब क्या है। आगे देखते हैं। वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
दैट फोर्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. फोर्स क्या है? मास एंड एक्सेलरेशन. लेट द मास ऑफ द स्टोन बी द एक्टिविटी बी m. We already know that there is an acceleration involved in the falling object due to the gravitational force and denoted by g. Therefore, the magnitude of the gravitational force F will be equal to the mass and acceleration. So force क्या होता है बेटा? mg के बराबर होता है. किसके बराबर होता है? mg के स्क्वायर में. तो यहाँ पे लिखा है mg इसके बराबर हो गया बेटा, m से m कैंसिल हो गया. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ. ये लिख लो g का फॉर्मूला. where m is the mass of earth and d is the distance between the object and the earth. तो अगर हम अर्थ के ऊपर चिपके ही हुए हैं तो रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा. छोटी मोटी दूरी के लिए हम लोग d को रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है तो वहां पे d चेंज हो जाता है. वहां पे d चेंज हो जाता है. d डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ ही है हमेशा. आया समझ में? आगे बढ़े. तो mg क्या हो गया बेटा? ये हो गया, ये तो हमने पता ही था. फिर आगे देखो बेटा. The earth is not a perfect sphere. As the radius of the earth increases from poles to the equator, the value of g becomes greater at poles than at the equator. r जैसे जैसे नीचे नीचे बड़ा होता जाएगा तो g की वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी. ठीक है. तो r, तो इन्होंने बोला पोल में, जब हम पोल पे जाते हैं तो उस समय g की वैल्यू मैक्सिमम होती है, करीब करीब 10 हो जाती है. ठीक है. द वैल्यू ऑफ g बिकम्स ग्रेटर एट पोल्स देन एट इक्वेटर. फॉर मोस्ट कैलकुलेशंस we can take g to be more or less constant or on or near the earth. तो ज़्यादातर कैलकुलेशन के लिए देखो क्या लिखा है इन्होंने. हम g की वैल्यू क्या ले लेंगे? कांस्टेंट ले लेंगे जो कि अर्थ का रेडियस है. बट फॉर द ऑब्जेक्ट्स फार फ्रॉम अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज गिवन बाई, वो जो पीछे इक्वेशन थी, r की जगह पे क्या हो जाएगा? d हो जाएगा. बस इतनी सी बात बोली है. अब देख लो, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g, मैं चाहता हूँ इसको पूरा लिख लिया जाए. जी कैलकुलेट करने के लिए ये वाली कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर की फिर से मदद लो और देखो तुम्हारा 9.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा. चलो शाबाश. टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी हम क्या करेंगे? वी शुड पुट द वैल्यूज ऑफ जी, एम एंड आर इन द इक्वेशन, नेमली यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. मास ऑफ अर्थ है बेटा 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 × 10⁻6 मीटर. तो जी की वैल्यू है gm/r². तो 9.8 आ रहा है. आ रहा है ना? बहुत बढ़िया. आगे बढ़े. Motion of the objects under the influence of gravitational force of the earth. Let us do an activity to understand whether all objects, hollow or solid, big or small, will fall from the height at the same rate. अब देखो बेटा, जो फॉर्मूला है हमारा, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों बताओ? पहली क्या थी? v = u + at. दूसरी क्या थी? s = ut + ½ at² v² - u² = 2s. ना परिवर्तन कहाँ से आ गया? मेहरबान मेहरबान कदरदान. क्या बात है, मजा आ गया बेटा. ये तो आपने मतलब तोते की तरह बोल दिया. ठीक है. तो इस फॉर्मूले में मास है कहीं? नो सर.
तो मतलब सेम डिस्टेंस से, अगर सेम इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाएगा, चाहे 1 किलो का होगा, चाहे 2 किलो का, चाहे 20 किलो का, सारे के सारे सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। अरे हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। पक्का? मतलब 1 किलो की बॉल और 10 किलो का पत्थर, दोनों को सेम टाइम पे छोड़ा मैंने ऐसे, तो सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, यस सर। क्योंकि मास का इसमें कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने शीट ऑफ पेपर लिया, स्टोन लिया है, रेजिस्टेंस वगैरह हो गया कोई, चलो तो ये होगी इक्वेशन होगी। गैलीलियो ने देखो क्या किया था, वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। This acceleration experienced by an object is independent of its mass. This means that all objects, hollow or solid, big or small, should fall at the same rate. According to a story, Galileo dropped different objects from the top of the Leaning Tower of Pisa in Italy to prove the same. As g is constant near the earth, all the equations for the uniformly accelerated motions of the objects become valid with the acceleration a replaced by g। इसकी जगह पे a की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, g रख देंगे। ठीक है, अब सवाल यह है कि g पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा। ठीक है, g पॉजिटिव होगा जब नीचे गिरेगा ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव होगा जब ऊपर जब फेंकेंगे। ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटेशन नीचे की तरफ है, तो g नेगेटिव हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है तो g पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। In applying these equations, we will take acceleration a to be positive when it is in the direction of the velocity, that is in the direction of motion. The acceleration a will be taken as negative when it opposes the motion. चलो एक सवाल कर लेते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल है, a car falls off the ledge and drops to the ground in 0.5 सेकेंड। लेट ये इतना स्पीड, ये करो बेटा, सवाल करो, चलो शाबाश। सर डन। डन, कितना आया? सर पहले का आया 5, दूसरे का ना ना 2.5 और यूनिट के साथ बोलो बेटा। सर 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, सर 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, 1.25 मीटर है। सर 1.25 मीटर तो डिस्टेंस है। यस सर, डिस्टेंस। तीसरे का बताओ। एवरेज स्पीड। सर 1.25 सर- मीटर। यही है आंसर? सर एवरेज स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड नहीं होनी चाहिए? मुझे क्या पता, तुमने तो किया हुआ है, तुम बताओ मुझे। मैं तो अभी करूंगा। ये देखो मैंने कर दिया, तो बेटा 2.5, 5 और ये 1.25 है। तुम्हारा 4 कैसे आया? पुराना वाला देख के कर रही हो क्या? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया होगा। चलो देखते हैं बच्चों, तो g की वैल्यू दे रखी है 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है लिख लेते हैं। तो हमें हमारे सबसे पहले क्या गिवन है, t गिवन है 0.5 सेकेंड। फिर g दिया हुआ है इन्होंने कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर कार फॉल्स ऑफ ए लेज, गिरी है कार, इसका मतलब u कितना था बच्चों, 0। ठीक है, कितनी देर में गिर गई, 0.5 सेकेंड में गिर गई। ठीक, तो हमें क्या चाहिए सबसे पहले v, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80, यानी 0 प्लस 10 इंटू 0.5। तो v कितना हो गया बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड। v कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, v क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड, जब भी कोई बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव करती है तो एवरेज स्पीड क्या होती है, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो v एवरेज क्या होता है, मैंने बताया था आपको, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड। हाइट पूछिए बेटा,
हाइट कहाँ से निकल जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, ऐसे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर कितना है 2.5 यानी कि 6.25, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20 इंटू एस, एस इज इक्वल टू 6.25 डिवाइडेड बाई 20 डेस। ठीक है, तो ये हो गया 625 का हाफ करेंगे तो 2 3 जा 6, कुछ गड़बड़ है क्या, ये 5 स्क्वायर है ना, फाइव स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू जी इंटू एस। ओके, तो एस कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 20, तो 2.5 का हाफ कर देंगे तो 1.25 मीटर। सर मेरा सेकंड वाला गलत था, मैंने मतलब कब गलत आया था, पहले कि अब? सर अभी फिर से गलत कर दिया, इसलिए बोलता हूँ खाना डेली खाते हो तो सवाल डेली करना है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना था बेटा, ये नहीं किया आपने? सर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया गलती से, क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया था? v माइनस यू, v माइनस यू कर दिया एवरेज स्पीड के लिए। दुरुस्त कर लो बेटा फॉर्मूला। चलो अगला सवाल, तो अगला सवाल तो आंसर दिख ही रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं। क्वेश्चन दिख रहा है, करो। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड and rises to the height of 10 meter. Calculate the velocity with which the object was thrown upwards and the time taken by the object to reach the highest point. इसकी मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट बताया क्या आपको इसके पहले? तुम्हारी क्लास में नहीं कराया था, फिर किसी और क्लास में कराया था। चलो अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाऊंगा, ठीक है? इसका थोड़ा डिटेल हम ब्यौरा कर लेंगे। हुआ? नाइन 9.8 लेना जी। सर हो गया। हो गया? सर डन। ओके, चेक करो आंसर सही है? यस सर सही है। सही है। आदित्य सही है? यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसी का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हालांकि तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो तो मुझे जरूरत नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ बता देता हूँ, मेरा मन कर रहा है बताने का। ठीक है, मान लो बेटा, कंसीडर करो कि एक ऑब्जेक्ट को u मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया। किस स्पीड से फेंका गया? u मीटर पर सेकंड, और ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया और घूम के हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। कितनी थी? 0। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इसको हमने कैपिटल H से डिनोट किया, इसको हमने बोला H मैक्स। क्या बोला हमने? H मैक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी कितनी है? 0 है। जब ये वापस नीचे गिर रहा था तो किस स्पीड से गिर रहा था? v मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, हमने एक पत्थर, बॉल या कोई भी चीज़ हमने फेंकी ऊपर, u मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर गया और वापस नीचे आया। ये बनाने के लिए मैंने ऐसे बनाया, लेकिन वो जहाँ से जाता है और वहीं पे गिरता है, दिखाने के लिए मैंने ऐसे थोड़ा सा दिखाया है। नहीं तो जहाँ से पत्थर फेंकते हो वहीं पे गिरता है वो। अगर उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी से फेंका गया है। ठीक है, इस पूरे मोशन को हम
इस पूरे मोशन को हम एसेस करेंगे अभी, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइनल स्टेज पे ये वाली जो हाइट होती है, वेलोसिटी क्या होगी बेटा, u माइनस जी टी, क्या हो जाएगी, u माइनस जी टी, ठीक है, इस हाइट पे। ये वाला v नहीं है, ये वाला नहीं, इसको v1 मान लो आप। तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये कितना हो जाएगा, 0, 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो अगर हम टाइम पूछेंगे तो यहाँ से हो जाएगा जी टी इज इक्वल टू यू। तो ऊपर जाने में टाइम क्या लगता है बेटा, u अपॉन जी। ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है इसको, u अपॉन जी, ठीक है। अब आते हैं नीचे आने में कितना टाइम लगेगा इसको। तो नीचे आने में अगर हम बोलेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है 0, और नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, g, u प्लस जी टी हो जाएगा ना नीचे जाते समय, क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी। तो जितना टाइम इसको ऊपर लगा था जाने में, उतना ही टाइम इसको नीचे आने में भी लगेगा। तो ये लगेगा कितना, u अपॉन जी। टाइम की जगह पे मैंने u अपॉन जी डाल दिया, तो कैंसिल हो गया। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, u मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि जिस वेलोसिटी से आपने पत्थर ऊपर फेंका, उसी वेलोसिटी से वो नीचे भी आता है। सिर्फ अंतर इतना है कि नीचे से फेंकते समय वेलोसिटी ऊपर की तरफ होती है, ऊपर से आते समय वेलोसिटी नीचे की तरफ होती है। तो v इज इक्वल टू माइनस यू हो जाता, क्योंकि g इंटू यहाँ पे हम माइनस जी कर देते हैं नीचे आते समय, ठीक है। तो ये हो जाता माइनस यू। अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो तो g तो नीचे लग रहा है ना, g फिर माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो x एक्सिस y एक्सिस देखो बेटा कैसे होती है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो ऊपर की वेलोसिटी को अगर u को पॉजिटिव लोगे तो g तो नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा फिर उस केस में। तो क्या हो जाएगा, माइनस यू, ठीक है। माइनस साइन बताता है कि इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट की या h की बात करते हैं। h क्या होता है बच्चों, h मैक्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन g नेगेटिव होगा, तो जाते समय वेलोसिटी कितनी थी, u, टाइम कितना लगा, u अपॉन जी, ठीक है, माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि g क्या है, जाते समय g हमेशा नेगेटिव है, नीचे की तरफ ही है। तो हाफ इंटू जी इंटू टाइम कितना लगा था, u अपॉन जी का स्क्वायर। जाते समय टाइम कितना लगा था, u अपॉन जी, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर अपॉन जी माइनस जी से एक स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा u स्क्वायर बाई 2g। तो आंसर आएगा हमारा, ये भी u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा बच्चों u स्क्वायर बाई 2g। h मैक्स निकालना होता है तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। u स्क्वायर बाई, खाली u पता चल गया हमें तो मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। अगर टाइम की बात करेंगे बच्चों, टाइम की, तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, जाते टाइम u अपॉन जी लगा, आते टाइम u अपॉन जी, तो टाइम कितना हो गया, 2u अपॉन जी। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस यू। ये तीन चीजें समझ में आ गई। अब एक चीज और देखो ध्यान से, मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट पे, किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट पे अगर आप टाइम निकालने की बात करोगे, ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट पे ये पत्थर दो बार होगा, एक बार जाते समय आएगा, एक बार आते समय आएगा। समझ में आ रहा है, एक बार जाते समय जाएगा और एक बार आते समय आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला बनता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो टाइम के दो सोल्यूशन निकल के आएंगे, क्योंकि क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में कितने सोल्यूशन होते हैं, दो सोल्यूशन होते हैं। वो दोनों सोल्यूशन में से जो छोटा वाला टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, वो टाइम होगा जाने का टाइम, और जो बड़ा वाला टी आएगा वो आने का टाइम होगा, ठीक है।
अगर क्वाड्रेटिक तुम लोगों को नहीं पता है तो फिर इस सवाल को हम यहीं खत्म कर देते हैं। इतना ज़्यादा बस बहुत है इतना जानने के लिए, ठीक है। 11th में पढ़ाया जाता है, 11th की मैकेनिक्स में। चलो बच्चों आगे चलते हैं, हम लोग मास की तरफ चलते हैं। मास क्या है? वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास क्या है बच्चों? उसका इनर्शिया है, उसका मेजर, इनर्शिया का मेजर। वी हैव आल्सो लर्नड दैट द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया, इट रिमेन्स द सेम whether the object is on the earth, the moon or even in the outer space. Thus, the mass of an object is constant and does not change from place to place. एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएंगे तो मास चेंज नहीं होता। तो होता क्या है चेंज? वेट चेंज हो जाता है। वेट देखो क्या होता है बच्चों, हम लोग आम भाषा में यूज करते हैं, बोलते हैं क्या वेट है तुम्हारा? तुम बोलोगे सर 40 kg। वो वेट नहीं है, वो क्या है? मास है। उसको जब 9.8 से मल्टीप्लाई करोगी तो वेट निकल जाएगा। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पे होती है। वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, वेट क्या है? इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। So F is equal to ma mg. The force of attraction of the earth on an object is known as the weight of the object. It is denoted by W. Substituting the value W is equal to m into g, as the weight of an object is the force with which it attracted towards the earth. The SI unit of weight is the same as that of force, that is Newton. The weight is the force acting vertically downwards. It has both magnitude and direction. वेट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, मास के पास नहीं होता है। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। समझ में आया इतना? मास वेट समझ में आ गया? We have learned that the value of g is constant at a given place. Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass. Say m of the object, that is w, is directly proportional to mass. अभी तक f लिखते थे, अब w लिख दिया। It is due to this reason that at a given place we can use the weight of an object as the measure of its mass. तो किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर हम उसका मास नापते हैं तो वेट में भी, क्योंकि वो उसके प्रोपोर्शनल है, तो वेट और मास हम एक ही चीज बोल देते हैं। The mass of an object remains the same everywhere, that is on earth and on any planet, whereas the weight depends on its location. वेट चेंज हो जाएगा, वहाँ चंद्रमा पे जाओगे तो वेट कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? मास तो सेम रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। देखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द attracts the object. In the same way, the weight of an object on the moon is the force with which the moon attracts the object. ठीक है, मून के केस में क्या है? मून attracts the object. ठीक है, the mass of the moon is less than that of the earth. अर्थ से तो कम ही है उसका मास। Due to this, the moon exerts lesser force of attraction on the objects. Let the mass of an object be m. मान लो m है। Let its weight on the moon be wm. Let the mass of the moon be mm. m मतलब mass of the moon, and its radius be rm. By applying the universal law of gravitation, the weight of the object on the moon will be wm will be given by g mm into m upon rm का होल स्क्वायर। लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट बी ऑन अर्थ बी we। तो अब रेशियो निकालेंगे ये लोग, अब ये लोग रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो आता है बच्चों 1:6 आता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन दे रखी है, बड़ी भारी सी, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है इसको। ये वैल्यू गिवन होंगी तो तुम लोग निकाल लोगे, वैल्यू गिवन होगी तो तुम लोग निकाल लोगे। अर्थ का मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, मून का मास दिया है, रेडियस दिया है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें याद करने नहीं जाती। तो आप वेट ऑफ अर्थ का फॉर्मूला लगाओगे, मून का लगाओगे, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1/6, यानी जो मून पे जो मास है यहाँ से 6 गुना कम हो जाता है। यानी यहाँ मैं 36 kg का हूँ तो वहाँ जाऊँगा तो कितने का हो जाऊँगा? 6 kg का। कहने को 6 kg बोल रहा हूँ, असल में वो 36 क्या है? न्यूटन है। 36 क्या है? वो न्यूटन है। वहाँ पे जाऊँगा तो 6 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल सी बात है। वेट को हम फोर्स के रूप में यूज़ करेंगे और न्यूटन बोलेंगे। आमतौर पे हम आम बोलचाल की भाषा में हम मास बोलते हैं, पर मास की जगह ही यूज़ कर लेते हैं, बोलते हैं कितना किलो है, कितना केजी वेट है। तो केजी वेट नहीं बोलना है आपको,
आपको न्यूटन वेट को न्यूटन में बोलना है, क्योंकि अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आपने फिजिक्स पढ़ ली है। ठीक है, समझ में आ गया मास और वेट के बीच का अंतर। एक सवाल है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ? तो कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। 10 kg का मास है, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है। An object weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth. What would be the weight when it is measured on the surface of the moon? तो मून पे कितना हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा 1.67 न्यूटन। ठीक है, thus the weight of the object on the surface of the moon would be 1.67 न्यूटन। समझ में आया? तो बेटा अब हमारा नया टॉपिक रह गया है थ्रस्ट और बॉयंसी। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिसमें आएगा तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, कोई डाउट किसी को? आदित्य बेटा, तो यूट्यूबर्स के लिए आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।